हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आप सब लोग की तैयारी। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो इतिहास में हमारे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण रोल आता है, जिससे सवाल अक्सर बनते रहते हैं। तो मैं आपके लिए आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जो आपके लिए इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो बच्चे इतिहास सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई वाले हों 11th-12th के, चाहे वो बच्चे बीए या एमए इतिहास से कर रहे हों, या फिर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। तो ये जो सीरीज़ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, ये सभी के लिए बराबर रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है? तो मैं रोज़ डेली आपके लिए एक छोटी-सी वीडियो डाल दिया करूँगा 10-15 मिनट की रिकॉर्डेड फॉर्म में। इससे क्या होगा कि आपका इतिहास की एक रिदम बनी रहेगी। ठीक है, छोटा-छोटा क्लास रहेगा, बहुत बड़ा क्लास भी नहीं रहेगा। तो हम शुरुआत करेंगे, चूँकि आपका प्राचीन भारत से। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। तो हम शुरुआत प्राचीन भारत से करेंगे। तो आज हम थोड़ा-सा एक प्राचीन भारत का एक इंट्रो देखेंगे, इतिहास के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे, एक परिचय की बात करेंगे। और ये जो हमारी क्लास रहेगी, ये फैक्चुअल क्लास रहेगी, पूरी एनसीईआरटी पे आधारित क्लास रहेगी। ठीक है? सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी ये। तो आइएगा, इस क्लास को समय ना आपका ख़राब करते हुए बढ़ाते हैं आगे। देखिएगा, ये एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ चित्र हैं, जैसे आपको देखा गया है ये। इस तरह से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे-धीरे जानने को मिलेगा, प्राचीन इतिहास के बारे में। तो थोड़ा-सा पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में देख लेते हैं, इसका काल विभाजन किस प्रकार से इतिहासकारों ने किया है, क्या-क्या है इसका काल विभाजन की बात अगर हम करें। तो भारत के इतिहास की अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, तो इसको भैया 3 भागों में बाँटा गया है मुख्य रूप से। एक तो आपका है ये, देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल। ठीक, तो इसमें बाँटा गया है आपका। दूसरा आपका आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि किसमें क्या-क्या कितने समय से कितने समय तक की बात करी गई है। तो प्रागैतिहासिक या पाषाण काल जिसका दूसरा नाम है, अगर हम इसका समय की बात करें तो इसको 3 भागों में बाँटा गया है पाषाण काल को। एक पुरापाषाण काल, जो जब से अज्ञात काल, यानी जब से भी एक तरह से मानव का जीवन संभव हुआ तब से लेकर पाषाण काल तक की बात करी जाती है, यानी कि 8000 ईस्वी तक की। अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं हम लोग पुरापाषाण काल में। इसके बाद फिर मध्यपाषाण काल आ जाता है, इसमें 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं। फिर लास्ट में आपका आ जाता है नवपाषाण काल, इसमें 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं। फिर आपका ये पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी भैया 2 भागों में बाँटा जाता है, एक तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, और दूसरा आपका वैदिक सभ्यता में। ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता यदि हम बात करते हैं तो ये 2500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता की हम लोग बात करते हैं। फिर वैदिक सभ्यता को भी भैया 2 भागों में बाँटा जाता है। एक आपका ऋग वैदिक काल में बाँटा जाता है, और एक आपका उत्तर वैदिक काल में बाँटा जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये थोड़ा-सा समय का विभाजन चल रहा है। ठीक है? तो इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है इतिहास का अगला कॉन्सेप्ट, ऐतिहासिक काल। ये तो आपका हो गया प्रागैतिहासिक और पाषाण काल, ये आद्य ऐतिहासिक काल। इनको हमने पढ़ लेते हैं हम लोग। इनकी बात होती है सिर्फ उत्तर वैदिक काल तक। फिर जो आपका ऐतिहासिक काल आता है, जिसको हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिसको हमको यहाँ पे ज़्यादा मेनली पढ़ना है, तो वहाँ पे आता है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है? जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 720 ईस्वी तक। ठीक है? ये आपका जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। फिर हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, 712 से 1707 तक, इसको बोलते हैं मिडल हिस्ट्री। फिर हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, 1707 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में, वो हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद काल। 16 महाजनपदों का जिक्र हम लोग पढ़ेंगे।
उनमें मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर हम लोग 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में चेर पांड्य चोल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, हर्षवर्धन काल पढ़ेंगे। इतने काल हम चीज़ें पढ़ेंगे, इतनी सारी हम प्राचीन भारत में, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम लोग जब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, तो हम लोग मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत में जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे मिडिल हिस्ट्री में, देखिएगा उनको भी मैं बता दूं आपके लिए। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यानी पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल से पहले पहले क्या था। तो वहाँ पे हम लोग उत्तर भारत में देखेंगे राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार वंश। दक्कन में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण भारत में चेर हैं, पांडे हैं, चोल हैं, शाही चोल हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये पूर्व मध्यकाल की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले यानी उत्तर महाकाल में। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, चौहान सल्तनत। दक्कन में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसाल पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे मिडल हिस्ट्री में, ठीक है ना। बाकी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इतना पढ़ते हैं 1707 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक की बातें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम आगे आपको बताते रहेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल की भी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जब इतिहास शुरू करने से पहले हमारे सबके मन में एक सवाल आता है कि भैया इतिहास है क्या, ठीक है ना। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या, बताइएगा। तो इतिहास बेटा होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे आपको। देखो वास्तविकता में इतिहास को अगर मैं बात करूं अपने लोगों के शब्दों में, जनरली एक भाषा में बात करूं, तो इतिहास वह है जो आज से पहले हो चुका है। यानी इतिहास में वो सब कहानियां हैं जो आज से पहले हमारे पूर्वजों की हैं, हमारे वंशजों की हैं, या जो आज से पहले सब कुछ बीत चुका है, जो घटनाएं हो चुकी हैं, वो सब हम लोग इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। ऐसा समझ लीजिएगा, इतिहास और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पूर्वजों की कहानी है, ऐसा मान के चलिए। बाकी देखते हैं थोड़ा किताबी लैंग्वेज के हिसाब से। हिस्ट्री जो वर्ड है ये यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है, यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द एक है हिस्टोरिया, इससे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। यानी जो इन्वेस्टिगेशन करी गई, जो अन्वेषण करे गए हैं, जो खोजें की गई हैं, उनके द्वारा जो नॉलेज प्राप्त करी गई है, वही इतिहास है। यानी इतिहास क्या, इतिहास अतीत का अध्ययन है, यानी जो पास्ट है हमारा, जो गुजर चुका है, उसकी स्टडी ही इतिहास है। क्योंकि ये लिखित दस्तावेजों में वर्णित है, यानी जो पास्ट में गुजर गया, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लिखित दस्तावेज हैं, उनमें जो चीज़ वर्णित है वही हमारा इतिहास है, ठीक है। आगे ब्रिटेन के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है E.H. कार या एडवर्ड हैलेट कार ने इन्होंने पुस्तक लिखी है अपनी, व्हाट इज हिस्ट्री। तो इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। यानी इंग्लिश में इनकी परिभाषा की बात करें तो हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री क्या है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक अनएंडिंग डायलॉग है, यानी एक अनंत संवाद है, कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है, ठीक है। ये बात किसने कही है, E.H. कार साहब ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में। तो ये हो गया इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, आप लोग जान गए। अब हम लोग बात करें इतिहास के विभाजन की, जो मैंने अभी आपको उधर मैप में समझाने का प्रयास किया था। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को भैया मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री पीरियड, ठीक है। प्री हिस्ट्री पीरियड यानी लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी जब हमको बुकें मिली, हमको मॉन्यूमेंट्स मिले, राइटिंग चीज़ें मिली, डॉक्यूमेंट्स मिले, उनसे पहले का जो काल है, यानी लिखित इतिहास से पहले का जो कालखंड है, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री पीरियड या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। ये आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी इस वाले इतिहास के समय, प्रागैतिहास के समय या प्रागैतिहासिक काल के समय के जो लोग थे, वहाँ के आदिम लोग थे, तो उनको अक्षर या किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, पत्थर और हड्डियों के औजार बनाते थे, उनसे ही भैया वो गुफा पर चित्रकारी करते थे, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोगों ने आधार मान के इसकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरे पार्ट में बांटा गया है आदि ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ये वो काल होता है कि ये उस काल का इतिहास है जो ऐतिहासिक काल से पहले का है,
ठीक है, ऐतिहासिक काल से पहले का। ऐतिहासिक काल का जो हमने लिखा है, पढ़ा है, ये उससे पहले का है, जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी इन लोगों को लिपि अक्षर का ज्ञान तो हो गया, लेकिन इनकी ऐसी लिपि है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। क्या? उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से तो पहले का है, जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान तो हो गया था लेकिन मुझे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है या आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे आप लोग मोहनजोदड़ो वगैरह पढ़ेंगे, और वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ऐतिहासिक काल पे आ जाते हैं। क्योंकि पढ़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ निकालना कठिन है। भाई, चित्रों का और प्रतीक, जो प्रतीक है उनका अभी तक कोई अर्थ नहीं निकाला गया, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन है। अब इसके बाद में तीसरा मुख्य सेगमेंट आ जाता है हमारा, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या है साहब? इतिहास का वह काल जिसमें संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसे पढ़ा जा सका है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है। यानी 6वीं शताब्दी में सबसे पहले हम लोग को 16 महाजनपद मिलते हैं। तो उस 16 महाजनपद की कहानी से स्टार्ट करके और आज तक का जो इतिहास है, यानी अब तक का जो कालखंड है, वो इस हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल में लिखा गया है या बताया गया है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इतिहास का विभाजन। ठीक है, 3 वर्गों में हो गया आपका, प्री पीरियड और प्रोटो पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। अब शुरुआत में इतिहास के इंट्रोडक्शन में ही आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि इतिहास के जन्मदाता कौन थे? हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, तो मैं बता दूं आपके लिए इतिहास के जन्मदाता कौन है। तो वो एक साहब हैं, हेरोडोटस साहब। इनको ही माना गया है वैसे इतिहास का जन्मदाता। हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। तो हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने वास्तविक इतिहास के लेखन की नींव रखी थी। ठीक है ना? तो एक रोमन दार्शनिक हुए हैं सिसरो। तो सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता की संज्ञा दी थी। ठीक है ना? तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का पिता। देखो, ये हैं बेचारे हेरोडोटस साहब जी। ठीक है, तो इनको रोमन दार्शनिक सिसरो ने इतिहास का फादर माना है या फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी है। तो हेरोडोटस साहब ने क्या करा है? इन्होंने अपनी इतिहास का एक किताब लिखी थी, अपनी पुस्तक लिखी। तो इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपेनेशियन युद्ध को बनाया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। ठीक है, इनकी एक किताब आई थी हिस्टोरिका, जो शायद इतिहास की पहली पुस्तक हो सकती है। तो उसमें इन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध को अपनी इन्होंने भूमिका बनाया था। उसी के आधार पर उन्होंने अपनी किताब लिखी थी। ठीक है, तो ये बात हो गई साहब हेरोडोटस साहब की, फादर ऑफ हिस्ट्री की। अभी कभी कभी आपको ये कन्फ्यूज़न रहता होगा, मुझे भी रहता था जब शुरुआत में मैंने पढ़ाई करी थी। बीसी और एडी में बड़ा अंतर रहता है कि ईसा पूर्व क्या होता है कि नहीं, ईसवी क्या होता है, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? इतिहास की तिथियों के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सभी बच्चों को रहता है जो बच्चे पढ़ते हैं जीएस में इतिहास को। तो देखो, अंग्रेजी में जो बीसी होता है इसका अर्थ होता है ईसा पूर्व। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व से। यानी ये जो बीसी का मतलब है, ईसा पूर्व का मतलब है, ये है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात। ठीक है ना? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात है। अगर कहीं पे बीसी लिखा है या कहीं पे ईसा पूर्व लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इस समय तक ईसा मसीह जी का जन्म नहीं हुआ है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। कभी कभी तिथियों से पहले एडी लिख देते हैं या ब्रैकेट में लिख देते हैं ई हिंदी में। तो इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। ये 2 लैटिन वर्डों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी का मतलब है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद में जितनी तिथियां आएंगी तो वह एडी में ही आएंगी, यानी एनो डोमिनी। ठीक है ना? तो आजकल एडी की जगह पे एक नया वर्ड और आ गया, सीई, तथा बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग हो रहा है। तो सी का अर्थ होता है कॉमन एरा और बीसी का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा।
ठीक है ना। सी की मतलब फुल फॉर्म है कॉमन एरा और बी सी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। इनके लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग जो है वो सामान्य हो गया है। ठीक है ना, सीई वर्ड ही अब ज़्यादातर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा समझ लो, इस चित्र के माध्यम से और समझ लो। देखो, ये साहब ईसा मसीह जी का जन्म हुआ है, मान लो उस दिन थी 1 ईस्वी, और इससे पहले अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 46 BC जूलियन कैलेंडर, 58 BC विक्रम संवत जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, तो ईसा पूर्व। ठीक है, ये सब बीसी में आ रहा है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 78 आगे बढ़ेंगे तो 78 AD यानी 78 शक संवत। 622 AD में क्या हुआ, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी इस्लाम धर्म का उदय ही पढ़ेंगे, ये सारी हम लोग चीज़ें आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहीं तक रखेंगे, छोटा छोटा क्लास पढ़ेंगे बेटा। चलो, ये भारत का नामकरण इसमें दे दिया तो जान लेते हैं। भारत के नामकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, इंडियन नॉमेनक्लेचर, लेकिन हिस्ट्री में भी बताया जाता है। तो आप थोड़ा सा जान लीजिए भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। देखो, इंडिया जो शब्द है ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। ठीक है, तो भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। पाणिनि एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी एक रचना है अष्टाध्यायी। तो उसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत देश का ये नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन यानी प्रमुख राजा हुए हैं ऋग्वैदिक काल के, भारत, तो भारत के नाम पे भारत पड़ा था। आगे वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यव्रत कहा जाता था, जो उत्तर साइड का भारत था उसको आर्यव्रत कहा जाता, क्यों, और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। उत्तरी भारत को आर्यव्रत और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ। जैन कथाओं के अनुसार देश का ये नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र, जिसका नाम भारत था, जो बड़ा प्रतापी था, बड़ा शक्तिशाली राजा था, उसके नाम पे ही पड़ा। ये जैन कथाएं मानती हैं कि भारत का नाम भारत किसके नाम पे पड़ा, ऋषभ देव के बड़े पुत्र भारत के नाम पर। ऋषभ देव कौन थे, जैन धर्म के बहुत बड़े मतलब गुरु थे। अगला है, पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरुष वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया हमारे देश का नाम भारत। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित हैं, विष्णु पुराण में बताया गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जितने भी देश स्थित हैं या जो देश स्थित है हमारा, उसका नाम भारत है। तो वास्तविकता में समुद्र से हम लोग उत्तर में और हिमालय से हम लोग दक्षिण में हैं। तो ये बात विष्णु पुराण में लिखी गई है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति यानी भारत की प्रजाति निवास करती है। ठीक है, ये नाम हो गया विष्णु पुराण में। अगला, भागवत पुराण में इस देश को अजनाब वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत को कहा गया अजनाब वर्ष, किसमें, भागवत पुराण में। आगे बढ़ते हैं, भारत को एक जगह जम्बूद्वीप नाम भी माना गया, भारत को जम्बूद्वीप भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहा गया है जहाँ ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। ठीक है, तो जम्बूद्वीप किसको कहा गया है, जहाँ पे मौर्य वंश का शासन था, ये बौद्ध ग्रंथों में कहा गया। यूनानियों ने भारतवर्ष को इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखक जो आए हैं उन्होंने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, हिंद या हिंदुस्तान। ठीक है, आगे, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज से इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा का शब्द था इंदे, तो इंदे को सुन सुनकर अंग्रेज कहने लगे इंडिया। और देश का वर्तमान नाम भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका अर्थ है भरतों का देश, यानी भारत एक प्राचीन कबीले का नाम भी था, इसलिए इसको भरतों का देश भी कहते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर कोई पूछ ले आपसे, तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सबसे पहले 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख से मिलता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये स्पष्ट रूप से आपको, अगर आप लोग संविधान या पॉलिटी का अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल फर्स्ट जब आप लोग देखेंगे संविधान का, तो वहाँ पे लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये बात वहाँ पे लिखा है संविधान में। ठीक है, तो ये आज की क्लास की बेसिक बातें थी आपकी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं डीके करियर क्लासेस को सर्च करके। बाकी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।